नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विलियम बटलर येट्स की एक बहुत ही पावरफुल पोएम ईस्टर 1916 के बारे में। ये एक ऐसी कविता है जो इतिहास के एक बहुत ही हिंसक पल को देखती है और एक सवाल पूछती है, क्या तबाही से भी खूबसूरती पैदा हो सकती है? तो चलिए इस कमाल की कविता की गहराइयों में उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे कविता की सबसे फेमस और सच कहूं तो सबसे कंफ्यूजिंग लाइन से, जो इस पूरे एनालिसिस की नींव है। वो कहते हैं, ऑल चेंज्ड अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। मतलब सब कुछ बदल गया, पूरी तरह से बदल गया और एक भयानक सुंदरता ने जन्म लिया है। ये जो विरोधाभास है ना, टेरिबल और ब्यूटी, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस कविता को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम विद्रोह से पहले की दुनिया को जानेंगे, फिर देखेंगे कि विद्रोही कैसे बदले, कविता के मेन मेटाफर को समझेंगे, फिर उस टेरेबल ब्यूटी वाले आइडिया को डिकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे आम नाम लेजेंड्स बन गए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है अ वर्ल्ड ऑफ कैजुअल कॉमेडी। ये उस दुनिया के बारे में है जो 1916 के ईस्टर अपराइजिंग से ठीक पहले थी, जिसे येट्स एक कैजुअल कॉमेडी कहते हैं। यीट्स कविता की शुरुआत में हमें एक ऐसे डबलिन में ले जाते हैं जो बहुत ही ऑर्डिनरी है, लगभग बोरिंग। वो उन लोगों से अपनी रोज की मुलाकातों के बारे में बताते हैं जो बाद में क्रांतिकारी बने। यहाँ जो ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस का जिक्र है ना, वो सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वो उस वक्त की सामान्य बेजान जिंदगी का सिंबल है जहाँ कुछ भी बड़ा होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। और देखिए येट्स की इन लोगों से बातचीत कितनी ऊपरी थी। वो खुद लिखते हैं कि बस सिर हिलाकर या कुछ पोलाइट बेमतलब के शब्द बोलकर वो आगे बढ़ जाते थे। इससे साफ पता चलता है कि विद्रोह से पहले वो इन लोगों को कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे। ये लोग बस उनकी दुनिया का एक मामूली सा हिस्सा थे। और यहाँ येट्स की ईमानदारी देखिए। वो ये भी मानते हैं कि उनका एटीट्यूड इन लोगों के लिए सिर्फ बेपरवाह नहीं था, बल्कि थोड़ा मजाक उड़ाने वाला भी था। वो सोचते थे कि क्लब में अपने दोस्तों के बीच इनका मजाक बनाया जाए। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि सिर्फ विद्रोही ही नहीं बदले। इस एक घटना ने येट्स के नज़रिए को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। लेकिन ये जो कैजुअल कॉमेडी की दुनिया थी, वो हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। तो अब हम आते हैं उस शॉकिंग इवेंट पर जिसने इन जाने पहचाने चेहरों को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। अब यहाँ देखिए, येट्स कुछ विद्रोहियों को याद करते हैं, लेकिन परफेक्ट हीरोज की तरह नहीं, बल्कि उनकी इंसानी कमियों के साथ। वो कॉन्स्टेंस मार्केविच को एक अज्ञानी लेकिन अच्छे दिल वाली औरत कहते हैं, पैट्रिक पियर्स को एक सपने देखने वाला स्कूल मास्टर और मेजर जॉन मकब्राइड को तो एक शराबी और घमंडी इंसान तक कह देते हैं। ऐसा करके येट्स उनके ट्रांसफॉर्मेशन को और भी ज्यादा ड्रामेटिक और पावरफुल बना देते हैं। और फिर येट्स उसी लाइन को दोहराते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड अटरली। ये रेपिटेशन इस बात पर जोर देता है कि ये बदलाव कोई मामूली नहीं था, ये एक टोटल इर्रिवर्सिबल चेंज था। वो अब आम लोग नहीं रहे थे, वो रोजमर्रा की जिंदगी की कैजुअल कॉमेडी से बहुत आगे निकल चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि इस बदलाव की कीमत क्या थी? इसी सवाल को एक्सप्लोर करने के लिए येट्स कविता में एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं, एक बहती नदी की धारा में पड़ा पत्थर। इस मेटाफोर को समझिए। एक तरफ है द लिविंग स्ट्रीम, यानी बहती हुई धारा। ये जिंदगी के नेचुरल फ्लो का प्रतीक है जो हर पल बदलती रहती है। और दूसरी तरफ है द इंचैंटेड स्टोन, यानी वो पत्थर। ये पत्थर उन विद्रोहियों के सिंगल माइंडेड पर्पस, उनके जुनून का प्रतीक है। ये पत्थर अपनी जगह से हिलता नहीं, बदलता नहीं और जिंदगी की बहती धारा के बीच एक रुकावट बन जाता है। और यहीं पर येट्स एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। वो मानते हैं कि उनका डेडिकेशन कमाल का था, लेकिन वो इसकी इंसानी कीमत पर भी सवाल करते हैं। वो कहते हैं, टू लॉन्ग अ सैक्रिफाइस कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट। मतलब एक ही मकसद के लिए बहुत लंबा बलिदान आपके दिल को पत्थर जैसा बना सकता है, आपकी इंसानियत, आपकी कंपैशन को खत्म कर सकता है। और ये हमें कविता के सबसे मुश्किल आइडिया पर वापस ले आता है कि कोई चीज एक ही समय में भयानक भी हो और सुंदर भी, ये कैसे हो सकता है। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें पहले एक लिटरेरी डिवाइस को समझना होगा जिसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब दो उल्टे मतलब वाले शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं बिटर स्वीट या डेफनिंग साइलेंस। टेरेबल ब्यूटी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए इस फ्रेज को तोड़कर देखते हैं। इसका टेरेबल यानी भयानक हिस्सा क्या है? वो है हिंसा, मौतें और तबाही। ईस्टर अपराइजिंग एक खूनी संघर्ष था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। और सच तो ये है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फेलियर था। तो टेरेबल हिस्सा ये है। तो फिर इसमें ब्यूटी यानी सुंदरता कहाँ से आई?
सुंदरता आई उन विद्रोहियों के हेरोइक सैक्रिफाइस और उनके आइडियलिज्म में। भले ही वो लड़ाई हार गए, लेकिन उनके इस बलिदान ने पूरे आयरलैंड में आज़ादी की एक नई चेतना जगा दी। ये सुंदरता एक नए राष्ट्र के जन्म की सुंदरता थी। अब हम कविता के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ येट्स का फोकस विद्रोहियों से हटकर खुद पर आ जाता है। यानी एक कवि की क्या भूमिका होती है। वो महसूस करते हैं कि वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं है, बल्कि इतिहास को याद रखने में उनकी भी एक जिम्मेदारी है। उन्हें यह एहसास होता है कि अब आने वाली पीढ़ियों का और ख़ास तौर पर एक कवि का ये फ़र्ज़ है कि वो इन बलिदानों को जिंदा रखे। जैसा कि वो कहते हैं, हमारा काम है टू मर्मर नेम अपॉन नेम, मतलब एक एक करके उनके नामों को दोहराना, ताकि उन्हें कभी भुलाया ना जा सके। और वो ठीक यही अपनी कविता में करते भी हैं। वो मैकडोना, मैकब्राइड, कॉनली और पियर्स जैसे नेताओं के नाम लेते हैं और उन्हें इतिहास में अमर कर देते हैं। इस कविता के जरिए वो अब सिर्फ कमियों वाले आम इंसान नहीं रहते, वो आयरिश स्ट्रगल के सिंबल बन जाते हैं, एक लेजेंड का हिस्सा बन जाते हैं। और कविता उसी पावरफुल लाइन के साथ खत्म होती है, लेकिन अब इसका मतलब और भी गहरा हो गया है। वेरेवर ग्रीन इज वॉन का मतलब है जहां भी आयरिश कल्चर को सेलिब्रेट किया जाएगा, वहां इन विद्रोहियों के बलिदान को याद किया जाएगा। उनकी वजह से सब कुछ बदल गया, और उस बदलाव से एक टेरिबल ब्यूटी ने जन्म लिया जो हमेशा जिंदा रहेगी। तो आखिर में ईस्टर 1916 सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट पर लिखी कविता नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास को लिखने और लेजेंड्स को बनाने में एक पोएट का, एक आर्टिस्ट का क्या रोल होता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। ऐसे और साहित्यिक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें।